इस लेक्चर में हम लोग क्लास 10th के सिविक्स के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग को डिस्कस करेंगे। कोशिश करेंगे कि इसी लेक्चर में हम पूरे के पूरे चैप्टर को कवर कर लें। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इस लेक्चर में आपकी बुक में जो टॉपिक्स का जो सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग नहीं रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर रहेगा। इसके पीछे एक रीज़न है ताकि आप लोग के सामने जो कॉन्सेप्ट है वो स्टोरी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया जा सके और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले श्रीलंका की स्टोरी, फिर उसके बाद बेल्जियम की स्टोरी को कवर करेंगे। जैसे आपकी बुक में पहले बेल्जियम दिया है, फिर श्रीलंका दिया है, तो थोड़ा सा आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो आप लोग को ईज़िली जो है ये जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है समझ में आ जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा भी तनाव ना लीजिएगा। चलिए देखते हैं पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग देखिए, पावर शेयरिंग क्या है? तो पावर का शेयर करना ही पावर शेयरिंग है। मतलब कि द शेयरिंग ऑफ पावर्स अमॉन्ग द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, among the different sections of the society is known as power sharing। सिंपल में कि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, सोसाइटी जो है, सोसाइटी में ढेर सारे सेक्शंस हैं, ढेर सारी कम्युनिटीज़ हैं, उनमें जब पावर को शेयर किया जाता है तो उसी को बोलते हैं हम लोग पावर शेयरिंग। इसको समझने के लिए कि पावर शेयरिंग क्या है और पावर शेयरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका हम लोग एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं आप लोग की क्लास का ही। इस एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को पावर शेयरिंग का जो है एक बेस जो है समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं। तो एज्यूम करते हैं कि आपकी क्लास है क्लास 10th। क्लास 10th में जो स्टूडेंट्स होंगे उनमें कम्युनिटीज़ होगा, तो दो कम्युनिटीज़ होगी, एक होगी बॉयज़ की और एक होगी गर्ल्स की। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि इस क्लास में जो गर्ल्स हैं उनकी मेजॉरिटी ज़्यादा है, यानी कि गर्ल्स जो हैं वो मेजॉरिटी में है, तो इनको कंसिडर कर लेते हैं हम लोग गर्ल्स। बॉयज़ जो हैं वो माइनॉरिटी में है, मतलब कि इनकी जो संख्या है ये कम है क्लास में, तो इनको कंसिडर कर लिया जाएगा माइनॉरिटी। ये हैं बॉयज़। जिसकी क्वांटिटी अधिक रहती है उसको बोलते हैं कि वो मेजॉरिटी में है, जिनकी क्वांटिटी कम रहती है उनको बोलते हैं कि वो क्या हैं, माइनॉरिटी में हैं। अब देखिए कि क्लास का लीडर बनाना है, यानी कि मॉनिटर बनाना है, और मॉनिटर के ऊपर ढेर सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। पूरे के पूरे क्लास को क्या करना है, मेंटेन करना है। और इतना ही नहीं, अपनी क्लास को, यानी कि इनके क्लास में जो भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों को ये अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करेंगे। मॉनिटर की इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो मॉनिटर को क्या करना है कि अपॉइंट करना है। तो टीचर ने बोला कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, तो हम लोग डेमोक्रेसी का सिस्टम अपनाते हैं और इलेक्शन कराते हैं मॉनिटर का। तो मॉनिटर का इलेक्शन हुआ। अगर मॉनिटर का इलेक्शन हुआ तो ज़्यादा चांसेस किस कम्युनिटी के हैं कि वो मॉनिटर बनेंगे? तो जाहिर सी बात है कि गर्ल्स के। गर्ल्स को वोट करेंगी, बॉयज़ को ही वोट करेंगे। और हो सकता है कि कुछ गर्ल्स बॉयज़ को वोट करें और कुछ बॉयज़ गर्ल को वोट करें, ऐसा हो सकता है। लेकिन ज़्यादा चांसेज हैं कि गर्ल जो है वो क्या बन जाएगी, मॉनिटर। और अगर गर्ल मॉनिटर बन गई तो गर्ल को सबसे ज़्यादा वोट कहाँ से मिले हैं, उसकी कम्युनिटी से ही मिले हैं, यानी कि गर्ल्स ने ही उनको ज़्यादा वोट किया है। बॉयज़ से या तो वोट मिले नहीं हैं, और अगर मिले भी हैं तो 1 से या 2 मिले हैं, उससे अधिक नहीं मिले हैं, ऐसा हो सकता है। तो अब अगर हम पूछें कि गर्ल जो लीडर बनी है, जो मॉनिटर बनी है, इसका वोट बैंक क्या है, तो इसकी कम्युनिटी है। और अगर इसको फिर से मॉनिटर बनना होगा तो इसको ज़्यादा जो फेवर है वो किसको करना पड़ेगा, ज़्यादा प्रेफरेंस किसको देनी पड़ेगी, गर्ल्स को या फिर बॉयज़ को। तो इसका वोट बैंक क्या है, गर्ल्स। तो इसलिए वो गर्ल्स को हमेशा क्या करेगी, फेवर करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि क्लास में शोर हो रहा है और दोनों पक्ष के लोग शोर कर रहे हैं, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी। क्लास में टीचर हैं, पूछा मॉनिटर से कौन लोग शोर कर रहे हैं, तो इस केस में हो सकता है कि बचाने के लिए वो बोल दे कि बॉयज़ तो क्या कर रही है, कि बॉयज़ ही शोर कर रहे हैं।
क्योंकि उसको पता है कि आपको अगर वोट चाहिए, अगला इलेक्शन अगर मेरे को जीतना है तो क्या मेरे को क्या करना पड़ेगा कि अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाना पड़ेगा, यानी कि अपनी कम्युनिटी को बचाना भी पड़ेगा बाकी सब मामलों से। तो इसको लेके हम समझ सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि बॉयज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं ऑप्रेस्ड होते जा रहे हैं। जैसे ऑप्रेस्ड का मतलब होता है दबा हुआ और ऑप्रेसर का मतलब होता है दबाने वाला। तो एक कम्युनिटी जो मेजॉरिटी में है वह माइनॉरिटी वाली कम्युनिटी को क्या कर रही है, दबा रही है। अगर वो दबा रही है, ऑप्रेस कर रही है, इसका मतलब कि इनका इंटरेस्ट तो डेवलप करेगा लेकिन इनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं करेगा। एज अ लीडर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये दोनों लोगों को क्या करें, इक्वली इंपॉर्टेंस दें। लेकिन ये अपने पर्टिकुलरली वोट बैंक को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हैं या दे रही हैं। यहाँ पे बॉय भी हो सकता है, अगर बॉयज़ की मेजॉरिटी होगी तो बॉय पर्टिकुलरली बॉयज़ की कम्युनिटी को ही सपोर्ट करेगा। तो इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, इनके भी इंटरेस्ट को किस तरीके से डेवलप कराया जा सकता है। तो इसका एक ही तरीका है कि क्या किया जाए, कि बोला जाए कि दो मॉनिटर होंगे, एक गर्ल से और एक बॉय से। एक गर्ल से और एक बॉय से मॉनिटर होंगे तो क्या हो जाएगा कि गर्ल्स और बॉयज़ दोनों कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हो गए। अब दोनों कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे तो गर्ल्स कम्युनिटी के इंटरेस्ट को डेवलप कराने का काम गर्ल्स मॉनिटर का है, या फिर गर्ल्स से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है उसको कंक्लूड करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है, गर्ल का है, और बॉयज़ का किसका है, बॉय का है, बॉय वाले मॉनिटर का है। इस तरीके से दोनों का इंटरेस्ट क्या करेगा, डेवलप करेगा। तो सिंपल में समझ सकते हैं कि पहले क्या था कि पावर जो था मॉनिटर का एक व्यक्ति के पास था और वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करता था वो अपने पर्टिकुलर कम्युनिटी को ही फेवर करता था। और जिस कम्युनिटी का मेंबर या जिस कम्युनिटी के जो लोग हैं उनका अगर रिप्रेजेंटेटिव उसके पास अगर पावर नहीं है या फिर वो वहाँ पे अगर नहीं है तो उसका इंटरेस्ट डेवलप नहीं कर रहा है। इसलिए पावर जब दो लोगों में शेयर कर दिया गया, दो कम्युनिटी में शेयर कर दिया गया, तो दोनों के इंटरेस्ट क्या होने लगे, डेवलप करने लगे। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ताकि कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं उन सभी कम्युनिटीज़ के इंटरेस्ट क्या करें, डेवलप करें। सभी कम्युनिटीज़ इक्वली डेवलप करें। ये नहीं कि कोई कम्युनिटी ज़्यादा डेवलप करे, कोई कम्युनिटी कम डेवलप करे। अगर इक्वलिटी बनी रहेगी तो जो कंट्री है वो भी क्या करेगा, डेवलप करेगा। आई थिंक मैं आप लोग को इतना समझा पाया हूँ जो बेसिक है सॉरी। अब हम लोग क्या करते हैं कि हमने क्लास के एग्जाम्पल को लेकर समझा, अब हम आपकी बुक के एग्जाम्पल को लेकर समझेंगे जिसमें कंट्री को बताया गया है, दो कंट्री से एग्जाम्पल दिया गया है, श्रीलंका और बेल्जियम। तो सबसे पहले हम श्रीलंका की स्टोरी समझेंगे कि श्रीलंका में वहाँ की जो कम्युनिटीज़ थी उनमें क्या इशूज़ थे और उस इशूज़ को कंक्लूड करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया और फिर बेल्जियम के गवर्नमेंट ने क्या किया। तो चलिए समझते हैं। देखिए श्रीलंका है, श्रीलंका एक आइलैंड है। अगर हम इंडिया का मैप देखते हैं तो वहाँ पे जो तमिलनाडु वाला एरिया है, तमिलनाडु से साउथ साइड में जब हम आगे जाते हैं तो हम लोग को एक आइलैंड मिलता है जो श्रीलंका है। बेसिकली श्रीलंका एक आइलैंड है जहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन को देखें तो यहाँ पे पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ के आसपास में है, जितना पॉपुलेशन हरियाणा स्टेट में है। तो हरियाणा जो स्टेट है वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है उतना ही पॉपुलेशन हम लोग को श्रीलंका में देखने को मिलता है। श्रीलंका में अगर हम लोग देखें तो वहाँ पे 2 कम्युनिटीज़ हैं लैंग्वेज के बेस पे। एक कम्युनिटी जो है वो सिन्हाला लैंग्वेज बोलती है और एक कम्युनिटी जो है वो तमिल लैंग्वेज बोलती है। हुआ क्या कि 1948 में जब श्रीलंका भी ब्रिटेन से आज़ाद हुआ तो उसके बाद में वहाँ पे जब गवर्नमेंट बनी तो गवर्नमेंट में जो मेजॉरिटी थी वो किसकी थी, सिन्हाला कम्युनिटी की थी। तमिल कम्युनिटी वाले के लोग जो थे वो माइनॉरिटी में थे। मतलब कि अगर आप अपनी बुक में श्रीलंका का मैप देखेंगे तो उसमें आपको बताया गया है कि किस तरीके से कौन कौन से एरिया में सिन्हाला लैंग्वेज जो है वो बहुत
ज़्यादा क्वांटिटी में बोली जा रही है, और तमिल लैंग्वेज बोलने वाला जो एरिया है, जो रीजन है, वो क्या है, बहुत ही कम है, बिल्कुल कॉर्नर पे है। तो श्रीलंका में क्या है कि श्रीलंका में 2 लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी है, एक है सिन्हाला और एक है तमिल। श्रीलंका की जो पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन का 74% जो लोग हैं, 74% लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते हैं, सिन्हाला, और लगभग 18% के आसपास जो लोग हैं वो लोग किस लैंग्वेज को बोलते हैं, तमिल। और भी छोटी छोटी लैंग्वेज हैं जो बोली जाती हैं, जो बाकी के लोग बचे हुए हैं वो लोग बोलते हैं। तो हमने समझा कि श्रीलंका की पॉपुलेशन के 74% जो लोग हैं वो लोग सिन्हाला लैंग्वेज बोल रहे हैं, और 18% के आसपास लोग तमिल बोल रहे हैं। तमिल में भी 2 कम्युनिटीज़ हैं, सब कम्युनिटी जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें से एक कम्युनिटी है श्रीलंकन तमिल्स, श्रीलंकन तमिल्स का मतलब है कि यहाँ पर जो तमिल बोलने वाले लोग हैं श्रीलंकन तमिल्स में, ये लोग बेसिकली श्रीलंका के मेन नेटिव्स हैं, यानी लोग श्रीलंका में शुरू से ही रहे हैं, इसलिए लोग जो तमिल बोलते हैं इनको बोलते हैं हम लोग श्रीलंकन तमिल्स। और कुछ लोग जो हैं वो हैं इंडियन तमिल्स। इंडियन तमिल हम इनको क्यों बोल रहे हैं, तो हुआ क्या था कि जब इंडिया भी और श्रीलंका जब दोनों ब्रिटिश की कॉलोनी थी, तो इंडिया से ढेर सारे लेबर्स जो थे वो इंडेंचर्ड लेबर के फॉर्म में या फिर काम की खोज में ये लोग माइग्रेट करके चले गए थे, कहाँ पे, श्रीलंका में, और वहीं पे जाके बस गए थे और तमिल लैंग्वेज बोलते थे, इसलिए उनको इंडेंचर्ड तमिल बोला जाने लगा। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। श्रीलंकन तमिल्स जो हैं, ये इसमें देखें हम लोग तो 13%, यानी तमिल बोलने वाले जितने लोग थे उनमें से 13% जो है वो श्रीलंकन तमिल्स थे, और 5% जो हैं वो कौन हैं, इंडियन तमिल्स हैं। ये डेटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। इस डेटा का बहुत ज़्यादा यूज़ जो है वो एग्ज़ाम में नहीं है, ये सिर्फ समझने के लिए है। आप बस इतना समझिए कि श्रीलंका जो है, श्रीलंका में 2 कम्युनिटी बोलने वाले लोग हैं, सिन्हाला और तमिल। सिन्हाला मेजॉरिटी में है और तमिल जो है वो माइनॉरिटी में है। अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है, तो चलिए देखते हैं। देखिए होता क्या है कि जब 1948 में श्रीलंका इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो उसके बाद में जब वहाँ पे गवर्नमेंट जब बनती है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उसका जो वोट बैंक है, उस वोट बैंक को वो प्रीफर करना शुरू करती है। जैसे हमने यहाँ पे देखा था क्लास का एग्जाम्पल लेकर के, इसमें एक चीज़ छूट गई है, उसको भी आप देख लीजिए। ये तो लैंग्वेज के बेस पे हो गया, इसमें थोड़ा सा रिलीजन के बेस पे भी देख लीजिए कि सिन्हाला बोलने वाले जो लोग थे उसमें से मैक्सिमम लोग बुद्ध थे, यानी बुद्धिस्ट कम्युनिटी को बिलोंग करते थे। और तमिल में देखें हम लोग तो हिंदू भी चले आते थे और मुस्लिम्स भी चले आते थे, यानी कि मुस्लिम्स और हिंदूज जो हैं ये लोग तमिल बोलने वाले लोग थे, और बुद्धिस्ट को देखें हम लोग तो ये लोग सिन्हाला लैंग्वेज को प्रमोट करने वाले लोग थे, यानी उस लैंग्वेज को बोलते थे। इसमें 7% के आसपास में क्रिश्चियन लोग भी थे, जो हिंदूज मुस्लिम्स जिस तरीके से तमिल बोल रहे हैं तो वो भी तमिल बोलते थे, क्रिश्चियन जो हैं, और कुछ क्रिश्चियन उसमें से सिन्हाला लैंग्वेज को भी बोलते थे। तो आप लोग को तो समझ में आ गया होगा। देखिए अब समझते हैं कि श्रीलंका में प्रॉब्लम कैसे अराइज होती है। होता क्या है कि जब 1948 में इंडिपेंडेंट हो जाता है श्रीलंका, तो उसके बाद में वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सिन्हाला लैंग्वेज को प्रमोट करने लगती है। किस तरीके से प्रमोट करना शुरू करती है, तो चलिए देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है कि श्रीलंका में प्रॉब्लम कैसे अराइज हुआ या फिर प्रॉब्लम क्यों अराइज हुआ, और वहाँ पे आगे चल के इसका आउटकम सिविल वॉर में कैसे कन्वर्ट हो गया। ये क्वेश्चन आता है, तो इसमें हमको ये देखना है कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने सिन्हाला लैंग्वेज को किस तरीके से प्रमोट किया कि आगे चल के क्या होता है कि वहाँ पे सिविल वॉर हो जाता है, उसमें कौन कौन से मेन रीजन्स थे। तो देखिए श्रीलंका की गवर्नमेंट पहला स्टेप लेती है सिन्हाला लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए। मतलब वो सोचती है कि जो प्रॉब्लम है उसको हम लोग कंक्लूड इस तरीके से कर सकते हैं। क्या करते हैं कि 1956 में इन्होंने क्या किया कि एक एक्ट पास किया। 1956 में
और क्या किया, बोल दिया कि सिन्हाला लैंग्वेज जो है, सिन्हाला लैंग्वेज को बोला इन्होंने कि सिन्हाला लैंग्वेज जो है अब से ये क्या होगा, तो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा। क्या होगा? ऑफिशियल लैंग्वेज 1956 में। दूसरा स्टेप क्या लिया इन्होंने, तो इन्होंने कुछ टाइम बाद आगे चल के 1956 के बाद में सिन्हाला लैंग्वेज को तो ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया, और फिर बोला कि इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई जिसको बोलते हैं प्रिफरेंशियल पॉलिसी। प्रिफरेंशियल पॉलिसी, अगर आप इन वर्ड्स का जिक्र करेंगे अपने आंसर में तो आंसर जो है वो थोड़ा सा और भी रेशनल हो जाएगा। देखिए, प्रिफरेंशियल पॉलिसी का मतलब है कि इन्होंने क्या किया कि एक लैंग्वेज को प्रीफर करना शुरू किया। यानी बोला इन्होंने कि हम क्या करेंगे कि हम सिन्हाला लैंग्वेज को प्रीफर करेंगे। गवर्नमेंट जॉब्स में, या किसी बच्चे को स्कूल में एडमिशन लेना है या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या फिर और भी जो ढेर सारे डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंट में प्रीफर किसको किया जाएगा? सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को। यानी कि सिन्हाला लैंग्वेज जो लोग बोलेंगे उनको ईजिली यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल जाएंगी, गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाएंगी, वगैरह वगैरह। इसके बाद देखें हम लोग, तो अब इसका जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट नहीं कहेंगे, इफेक्ट कहेंगे, इसका बहुत बड़ा जो इफेक्ट है वो किस पे भी देखने को मिलता है? तो तमिल को देखने को मिलता है। तमिल पे कैसे? तो अब एक ही देश में दो लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, बस फ़र्क इतना है कि सिन्हाला लोग जो हैं वो लोग मेजॉरिटी में हैं और तमिल बोलने वाले जो लोग हैं वो लोग माइनॉरिटी में हैं। बस इसी के बेस पे तमिल के साथ में बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन इस लेवल पे किया जा रहा है कि सिन्हाला को प्रीफर किया जा रहा है, तमिल को प्रीफर ही नहीं किया जा रहा है। जिससे क्या होता है कि सिन्हाला एक टाइम बाद धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, जबकि तमिल जो है वो डेवलप नहीं कर रहा है, इवन अपने लेवल पे रुका भी नहीं हुआ है। धीरे धीरे वो और क्या कर रहा है? नीचे जा रहा है। यानी कि सिन्हाला लैंग्वेज को क्या किया जा रहा है? एक लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है, और जो तमिल लैंग्वेज है उसको एक लेवल पे क्या किया जा रहा है? उसका डिमोशन किया जा रहा है। आप लोगों को शायद ये समझ में आ रहा होगा। अब देखिए कि इन दोनों पॉलिसी को अपनाने के बाद क्या होता है कि जो तमिल लोग हैं, तमिल स्पीकर्स हैं, ये लोग अपने आप को एलियन महसूस करने लगते हैं श्रीलंका में। कहते हैं कि अगर हम श्रीलंका के सिटीजन्स हैं, तो श्रीलंकन जो गवर्नमेंट है वो हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट क्यों नहीं कर रही है? ये लोग अपने आप को एलियन फील करने लगते हैं। एलियन का मतलब है कि इसके अंदर, इन लोगों के अंदर एक फीलिंग जो है वो जगती है जिसको बोलते हैं एलियनेशन। फिलॉसफी के टर्म में इसका बहुत बड़ा मतलब रोल है। एलियनेशन का मतलब है अजनबीपन, मतलब कि भीड़ में अकेला महसूस करना। ये जो फीलिंग है आजकल के टाइम में हम लोगों को बहुत सारे लोगों में देखने को मिलता है, मैक्सिमम लोगों में। क्योंकि आज के टाइम पे कहा जाता है कि आज की जो दुनिया है वो बिल्कुल टॉक्सिक हो गई है। सभी लोग क्या कर रहे हैं कि सभी लोग सेल्फिश हो गए हैं, सभी लोग अपने आप से ही लव कर रहे हैं, मतलब कि अपने आप को ही प्रीफर कर रहे हैं, बाकी लोगों को समझ ही नहीं रहे हैं। यानी कि जो भी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं खुद को ही, कि जो हैं हम ही हैं, बाकी कोई कुछ है ही नहीं, या फिर है भी तो हमारे बाद में है। क्या होता है कि जब सब कोई अपने आप को ही महत्व देने लगता है तो उसके बाद में जिसको महत्व नहीं मिलता है वो अपने आप को उस भीड़ से अकेला महसूस करने लगता है। इसी तरीके से हम देखें तो सिन्हाला लैंग्वेज जो है उसको प्रमोट किया जा रहा है और सिन्हाला लैंग्वेज धीरे धीरे डेवलप कर रहा है, तमिल डेवलप नहीं कर रहा है, तो तमिल को एलियनेशन की फीलिंग आने लगती है, अजनबीपन की, कि हम अपने देश में ही अकेला हैं। और एक टाइम बाद ये लोग क्या करते हैं, तमिल बोलने वाले जो लोग हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो गया है। अब कैसे? तो सिन्हाला लैंग्वेज को इतना प्रमोट किया गया कि तमिल जो हैं अब वो अपने आप को देश से अकेला महसूस करने लगे, जिसकी वजह से या इनके पास दो ही ऑप्शन है, या तो ये इस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कर लें या फिर ये इस प्रॉब्लम से लड़ें। तो ये डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस प्रॉब्लम से लड़ेंगे। कैसे लड़ेंगे? तो इन्होंने बोला कि देखो भाई, श्रीलंकन गवर्नमेंट से बोला इन्होंने सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि 1980 में इन्होंने क्या किया कि अपना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया।
क्योंकि इनको पता था कि अगर हमको अपनी बात गवर्नमेंट के सामने रखनी है तो हम एज एन इंडिविजुअल नहीं रख पाएंगे, हमको कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। और ये सही तरीका भी है, क्योंकि लीगल तरीका यही होता है कि हमको अगर अपनी बात कहनी है तो सभी लोगों को मिल के कहना पड़ेगा, एक लोग के कहने से नहीं होगा। ये लोग अपना क्या करते हैं कि अलग अलग कहने से अच्छा है कि हम सभी लोग मिलते हैं, अपना एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, तमिल स्पीकर जो हैं, और इन्होंने बोला कि हम क्या करेंगे कि हम गवर्नमेंट के पास जाएंगे। और ये लोग गवर्नमेंट के पास गए और बोलें, इन्होंने डिमांड करनी शुरू करी कि देखो भाई, श्रीलंका जो है इसमें सिन्हाला लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है, तो और आपने सिन्हाला लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज भी डिक्लेयर कर दिया है, तो आप एक काम करिए कि आप श्रीलंका में सिन्हाला को प्रमोट करिए और हम लोग को इस श्रीलंका से बाहर कर दीजिए, और हमारा जो रीजन है, हमारा जो क्षेत्र है, इसको क्या करिए कि श्रीलंका से अलग कर दीजिए और हमारा एक अलग स्टेट बना दीजिए। मतलब कि या तो आप एक काम करिए कि आप श्रीलंका से हमें क्या करिए, अलग कर दीजिए, या फिर हमें अपने में शामिल करिए और हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट करिए। जब इन्होंने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बना करके अपनी डिमांड रखी तो गवर्नमेंट ने इनकी डिमांड को डिनाई कर दिया। इनकी डिमांड बेसिकली ये थी कि आप क्या करिए कि आप हमारे लिए एक तमिल इल्म बनाइए, यानी तमिल स्टेट बनाइए जिसमें सिर्फ तमिल स्पीकर्स रहेंगे, जिससे क्या होगा कि तमिल स्पीकर्स जो हैं ये भी धीरे धीरे क्या करेंगे, डेवलप करेंगे, यानी कि इनका भी जो इंटरेस्ट है ये भी क्या करेगा, डेवलप किया जाएगा, और जो एलियनेशन की फीलिंग है, जो अजनबीपन की फीलिंग है, वो इनके साथ नहीं होगी। तमिल की गवर्नमेंट, सॉरी, श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उसने इनकी डिमांड को क्या कर दिया, डिनाई कर दिया। और जब इनकी डिमांड को डिनाई कर दिया तो डिनाई करने के बाद में अब क्या होता है कि सिन्हाला और तमिल स्पीकर के बीच में धीरे धीरे 1980 के बाद में धीरे धीरे ये लोग डिमांड कर रहे हैं, वो लोग डिनाई कर रहे हैं, एक टाइम ऐसा आया कि वॉर हो गया। और जब किसी कंट्री में वहाँ के सिटीजन्स जब आपस में या फिर वहाँ की कम्युनिटीज़ जब आपस में लड़ती हैं, जब उनके बीच में वॉर होता है तो उसको बोलते हैं सिविल वॉर। तो सिविल वॉर हो गया और 1980 के बाद में इनकी डिमांड को डिनाई किया गया और फिर वहाँ पे सिविल वॉर हो गया सिन्हाला लैंग्वेज और तमिल स्पीकर के बीच में, यानी कि सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर के बीच में। इस सिविल वॉर की होने की वजह से श्रीलंका का जो कंडीशन है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। इकोनॉमिकली ये लोग वीक हो गए, सोशली, पॉलिटिकली, हर जगह से वीक हो गए, क्योंकि जब किसी भी कंट्री में सिविल वॉर होता है या फिर जब वो किसी अदर कंट्री से लड़ती हैं तो वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलता है हम लोग को। और यही हाल श्रीलंका का हुआ। हम लोग को ये स्टोरी क्यों समझनी है, सिंपल सिर्फ इतना समझना है कि श्रीलंका ने क्या किया कि स्टार्टिंग में अपनी कम्युनिटीज़ में, सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस में उसने क्या किया कि पावर को शेयर नहीं किया। और जब उसने पावर को शेयर नहीं किया उसकी वजह से क्या हुआ कि वहाँ पे जो वहाँ की कम्युनिटीज़ हैं आपस में लड़ती हैं और वहाँ पे सिविल वॉर हो गया। और सिविल वॉर होने की वजह से कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो पूरी तरीके से क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई। तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, आप लोग को एक रीज़न समझ में आ गया होगा। बेल्जियम का एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन था कि श्रीलंका में सिविल वॉर क्यों हुआ, तो बस हम लोग को 2-3 रीज़न याद रखने। पहला कि श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया कि सिन्हाला लैंग्वेज को प्रमोट करना शुरू किया और उसको ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। 1956 में उसने एक एक्ट भी बनाया। इसके बाद आप बता देंगे कि प्रेफरेंशियल पॉलिसी जो है, प्रेफरेंशियल पॉलिसी को इन्होंने अडॉप्ट किया जिसमें सिन्हाला लैंग्वेज को प्रीफर किया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स में। और एक टाइम बाद तीसरे रीजन के बारे में बता सकते हैं कि एक टाइम बाद क्या होता है कि इसका इम्पैक्ट तमिल स्पीकर पर देखने को मिलता है और तमिल स्पीकर्स जो हैं ये रियलाइज़ करने लगते हैं एलियनेशन को, खुद को ही अपने देश में अकेला महसूस करने लगते हैं, जिसकी वजह से ये डिमांड करना शुरू कर देते हैं कि हमारे लिए एक तमिल इल्म बनाइए या फिर तमिल स्टेट बना दीजिए अपनी गवर्नमेंट से। और गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनकी बात को डिनाई कर दिया, जिसकी वजह से सिन्हाला स्पीकर और तमिल स्पीकर के बीच में क्या होने लगा, एक वॉर हो गया। तो आई थिंक आप लोग का यहाँ से एक क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब चलिए देखते हैं बेल्जियम की स्टोरी को। बेल्जियम के सामने भी सेम प्रॉब्लम होती है, लैंग्वेज को ही लेकर के।
देखिए बेल्जियम में क्या है कि बेल्जियम जो कंट्री है ये यूरोप में है। इसके कुछ नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं जिसमें फ्रांस है, नीदरलैंड है, लक्समबर्ग है और जर्मनी है। बेल्जियम को अगर हम देखें तो बेल्जियम में क्या है कि बेल्जियम का जो मैप आप जब देखेंगे तो उसको क्या किया गया है कि 2 रीजन में डिवाइड कर दिया गया है। एक है आपका फ्लेमिश और एक है आपका वैलोनिया। बेसिकली बेल्जियम जो है उसमें आज के टाइम में 10 स्टेट्स हैं, 10 प्रोविंसेज हैं। एक कंट्री में 10 प्रोविंसेज हैं, लेकिन उनको क्या किया गया है कि 2 रीजन में बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया है। एक है फ्लेमिश, एक है वैलोनिया। फ्लेमिश में अगर हम देखें तो बेल्जियम की जो पॉपुलेशन है उसका 59% जो हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं तो डच लैंग्वेज बोलते हैं। वैलोनिया रीजन में अगर हम देखें तो वैलोनिया रीजन में लगभग कंट्री के 40% के आसपास लोग रहते हैं। और ये लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं तो ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि बेल्जियम में कौन सी लैंग्वेज जो है वो मेजॉरिटी में है, तो जाहिर सी बात है डच। और फ्रेंच क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज जो है ये माइनॉरिटी में है। लेकिन यहाँ का जो इथनिक कॉम्पोजिशन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए इथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है, थोड़ा सा हम इसको भी समझ लेते हैं। इथनिक कॉम्पोजिशन देखिए जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड है, पहले उसको भी समझ लेते हैं। इथनिक ग्रुप क्या होता है, तो इथनिक ग्रुप जो है बेसिकली ये क्या होता है कि ये कल्चर के बेस्ड पे डिवाइड होता है। यानी हम कह सकते हैं कि इथनिक ग्रुप जो है एक ऐसा सोशल ग्रुप है जो कल्चर के बेस पे क्या है, डिवाइडेड है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग को समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये इंडिया है, इंडिया को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। मान लेते हैं कि एक सोसाइटी है, इसको इंडिया नहीं कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग सोसाइटी कंसिडर करते हैं। और एक सोसाइटी में क्या है कि 4 कम्युनिटीज़ रह रही हैं। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि एक जो है वो हिंदी लैंग्वेज बोलती है, एक कम्युनिटीज़ जो है वो पंजाबी बोलती है, एक कम्युनिटी जो है वो मलयालम बोलती है और एक कम्युनिटी जो है वो कन्नड़ बोलती है। अब देखिए एक ही सोसाइटी में 4 कम्युनिटीज़ रह रही हैं, लेकिन चारों का जो एरिया है वो अलग अलग है। हिंदी कम्युनिटीज़ में जितनी भी फैमिलीज़ रहेंगी वो किस लैंग्वेज को बोलेंगी, हिंदी लैंग्वेज को बोलेंगी। और जिस कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो करेंगी वो सभी के सभी लोग जो हैं वो सेम टू सेम फॉलो करेंगे। मतलब कि हिंदी लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो लोग इस कम्युनिटी में रह रहे हैं और सेम कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे हैं। उसी तरीके से पंजाबी में भी, यानी कि जो पंजाबी कम्युनिटी है इसमें भी सेम कल्चर ट्रेडिशन को फॉलो करेंगे और पंजाबी बोलेंगे। उसी तरीके से मलयालम में भी और कन्नड़ में भी। तो कह सकते हैं कि ये जो ग्रुप है, यानी कि एक सोसाइटी को 4 ग्रुप में बांट दिया गया है, इसको बोलते हैं एथनिक ग्रुप। यानी कि एक ऐसा ग्रुप जिसको क्या किया गया है कि कल्चर के बेस्ड पे डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब एक ही सोसाइटी में 4 लोग रह रहे हैं तो इसको बोलेंगे इथनिक कॉम्पोजिशन। मतलब कि एक ही जगह पे 4 लोग क्या कह रहे हैं, रह रहे हैं, मतलब 4 कम्युनिटी के लोग रह रहे हैं। ढेर सारे लोग जो हैं वो अलग अलग कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं और एक ही जगह पे रह रहे हैं। इसको बोलते हैं इथनिक कॉम्पोजिशन। शायद मैं आप लोग को समझा पा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ का इथनिक कॉम्पोजिशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। कैसे, तो पूरे के पूरे कंट्री के लेवल पे डच लैंग्वेज मेजॉरिटी में है, लेकिन अगर हम बात करें कि बेल्जियम का जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, यहाँ का अगर हम देखें, देखिए किसी भी कंट्री में वहाँ पे जो कैपिटल है वहाँ का कंडीशन कैसा है वो मैटर करता है पूरे के पूरे कंट्री के लिए। वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज को प्रमोट किया जा रहा है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखिए दिल्ली को, अगर आप देखेंगे जो हमारे इंडिया का कैपिटल है, तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग जो हैं वो इंग्लिश ही बोलते हैं। दिल्ली में इंग्लिश बोलना आम हो गया है, बिल्कुल नेचुरल है।
इसीलिए पूरे के पूरे देश में इंग्लिश को देखिए किस लेवल पर प्रमोट किया जा रहा है। ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स में अगर हम देखें तो ब्रुसेल्स जो सिटी है ये फ्लेमिश रीजन के अंदर में ही आता है। और ब्रुसेल्स जो है, ब्रुसेल्स में जितने भी लोग रह रहे हैं उसमें से 80% जो लोग हैं ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, और 20% जो लोग हैं ये लोग कौन सा लैंग्वेज बोलते हैं, तो ये लोग बोलते हैं डच। अब देखिए बड़ा ही अजीब है, पूरे के पूरे कंट्री में मेजॉरिटी किसकी है, तो डच की है, लेकिन कंट्री के कैपिटल में मेजॉरिटी किसकी है, तो फ्रेंच की है। अब कंट्री में क्या है कि देखिए कैपिटल में, सॉरी कहाँ जो कैपिटल है उसमें 80% फ्रेंच है, जिसकी वजह से क्या होता है कि फ्रेंच का असर पूरे के पूरे कंट्री पर देखने को मिलता है। और वहाँ का अगर हम इकोनॉमिक कंडीशन देखें बेल्जियम का 1960s के टाइम पे, 1970s के टाइम पे, तो उस टाइम पे फ्रेंच बोलने वाले जो लोग थे वो लोग ज़्यादा डेवलप्ड और ज़्यादा प्रॉस्परस थे किसके कंपैरिजन में, तो डच के। यानी कि फ्रेंच वाले ज़्यादा डेवलप कर रहे थे, डच वाले कम डेवलप कर रहे थे। इन लोगों को लगा कि हम मेजॉरिटी में हैं लेकिन फिर भी हमारा क्या हो रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और हो भी रहा है तो फ्रेंच के कंपैरिजन में बहुत ही स्लोली हो रहा है, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। तो यहाँ पर अब क्या हो गया कि यहाँ पर अब टेंशन जो है वो अराइज हो गया किससे किसके बीच में, तो फ्लेमिश में जो बोलने वाले जो लोग हैं डच के बीच में और फ्रेंच के बीच में, यानी कि डच वर्सेज फ्रेंच, अब टेंशन अराइज हो गया है। और यहाँ की गवर्नमेंट ने अगर गलती से किसी एक को प्रमोट किया तो जो हाल श्रीलंका में हुआ सिविल वॉर, वही हाल बेल्जियम में भी हो सकता है। लेकिन यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। यहाँ की गवर्नमेंट ने बोला कि कम्युनिटीज़ हैं और एक कम्युनिटी के पास पावर क्यों रहे, हमको क्या करना है कि हमको पावर को डिवाइड करना है, हमको क्या करना है, पावर को शेयर करना है। और हमको पावर को शेयर करेंगे अगर हम लोग, तो हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, जो टेंशन है, जो अराइज हुआ है दो कम्युनिटीज़ के बीच में, उसको हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं। सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, लोग आपस में लड़ेंगे नहीं। इसके कुछ तरीका, इसका जो हमको क्या करना चाहिए, कुछ तरीका निकालना चाहिए, कोई ना कोई हम लोगों को कंक्लूजन निकालना चाहिए इसका। तो बेल्जियम की गवर्नमेंट ने ढेर सारे कंक्लूजन निकाले। किस तरीके से, तो देखिए बेल्जियम की गवर्नमेंट ने क्या किया कि 1970 से 1993 के बीच में 4 अमेंडमेंट किए। अब ये अमेंडमेंट क्या होता है, तो आप लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड सुना होगा। इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट किए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि अ सेट ऑफ लॉज बाय विच अ कंट्री इज़ गवर्नड, यानी कि एक सेट होता है किसका, लॉज का, नियमों का, जिस पे क्या होता है कंट्री क्या करती है, गवर्न करती है, यानी कि चलती है, उसी नियमों के आधार पे ही चलती है। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी चेंज किया जाता है, यानी कि एनी चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नोन एज अमेंडमेंट, यानी कि कोई भी चेंज अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किया जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट। जैसे मान लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई नया प्रोविज़न क्या करना है, कुछ नया जोड़ना है तो अमेंडमेंट से होगा। कुछ डिलीट करना है किससे होगा, अमेंडमेंट से होगा। या फिर कुछ लिखा गया है उसके बीच में थोड़ा सा कुछ जोड़ना है तो ये कैसे होगा, अमेंडमेंट से होगा। कुछ लिखा गया है उसमें से कुछ बीच का थोड़ा सा हटाना है, कैसे होगा, अमेंडमेंट से होगा। तो कोई भी चेंज कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, अमेंडमेंट होता है। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या किया कि 4 अमेंडमेंट किए 1970 से 93 के बीच में, और जिसकी वजह से वहाँ का जो प्रॉब्लम अराइज हुआ है उसको बहुत ही बड़े लेवल तक क्या कर दिया गया, कंक्लूड कर दिया गया। किस तरीके से किया गया, तो चलिए देखते हैं। पहला इन्होंने कौन सी पॉलिसी अपनाई, तो पहला इन्होंने पॉलिसी अपनाई, इन्होंने बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो पूरे के पूरे कंट्री के लिए है, इसकी जो मिनिस्ट्री होगी, इसकी मिनिस्ट्री में 50% डच स्पीकर होंगे तो 50% फ्रेंच स्पीकर होंगे। मतलब कि कंट्री के लिए जब पॉलिसी बनानी होगी तो पॉलिसी दोनों लोग इक्वली मिल करके बनाएंगे। पहला इन्होंने चेंज ये किया। दूसरा चेंज क्या किया, तो दूसरा चेंज इन्होंने किया, बोला कि अब से जो स्टेट गवर्नमेंट है
स्टेट गवर्नमेंट जो है ये अब से सबऑर्डिनेट नहीं रहेगी, यानी कि शैल नॉट बी सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब क्या है इन दोनों का, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं को हमको समझना है। पूरे के पूरे कंट्री में क्या है कि पूरे के पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा स्पीकर कौन है, किस लैंग्वेज के, तो डच के। फ्रेंच जो है वो कम है, इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो गवर्नमेंट बनेगी उस पर डच का थोड़ा सा वर्चस्व रहेगा। वहाँ पे क्या किया इन्होंने, बोला कि हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ की मिनिस्ट्री में 50% डच 50% फ्रेंच कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो कंट्री में टेंशन अराइज होने वाला है वो कुछ हद तक क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ताकि जब पूरे के पूरे इंटायर नेशन के लिए जब कोई भी लॉ बनाया जाएगा या फिर मिनिस्ट्री जब कोई भी पॉलिसी को अडॉप्ट करेगी तो उसमें दोनों लोगों का इक्वल रोल रहेगा। और जब दोनों लोगों का इक्वल रोल रहेगा तो कोई बोलेगा ही नहीं कि आपने अपने मन से रूल बना दिया। बता रही समझ में? अब देखिए इसमें क्या है, अब स्टेट गवर्नमेंट को देखिए। फ्लेमिश का जो रीजन है उसमें कुछ स्टेट्स जो हैं उसमें डच वाले ज़्यादा हैं, उसमें डच लोग हैं। इसमें क्या है, वेलोनिया में जो भी स्टेट्स हैं इसमें हम देखें तो फ्रेंच वाले लोग हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को फ्री कर दिया कि सेंट्रल लेवल पे दोनों लैंग्वेज को इक्वली इम्पोर्टेंस मिलेगा। और अगर एरिया में देखें हम लोग स्टेट में, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है अगर उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो फ्लेमिश वाले रीजन में है और वहाँ पर डच स्पीकर्स हैं, तो वो डच को क्या करें, खूब धूमधाम से डेवलप कराएं। वेलोनिया वाले रीजन में फ्रेंच को धूमधाम से डेवलप कराएं। इससे क्या होगा कि दोनों लैंग्वेज क्या होगा, डेवलप करेगा। और स्टेट गवर्नमेंट जब सेंट्रल गवर्नमेंट के सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा तो इसका मतलब कि उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग काम ही नहीं करना है, अपने क्या करना है, अपने लैंग्वेज को क्या करना है, प्रमोट करना है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी क्या किया है कि दोनों को इक्वली अडॉप्ट कर लिया है, जिसकी वजह से टेंशन जो है वो अराइज नहीं हो पाएगा। क्या मैं समझा पा रहा हूँ आप लोग को? अब देखिए तीसरा इन्होंने क्या किया, थर्ड इन्होंने बोला कि अब यहाँ पे क्या है कि एक टेंशन है ब्रुसेल्स को लेकर के। कैपिटल का असर तो देखने को मिलता है, तो इन्होंने बोला कि ब्रुसेल्स में भी एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी। सेंट्रल लेवल पे तो होगी ही, लेकिन एक क्या होगी, एक सेपरेट गवर्नमेंट होगी ब्रुसेल्स कैपिटल के लिए। और जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री में 50% डच एंड फ्रेंच हैं, उसी तरीके से ब्रुसेल्स की मिनिस्ट्री में भी होंगे। यानी कि ब्रुसेल्स की जो गवर्नमेंट होगी, इस गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री होगी, इस मिनिस्ट्री में भी क्या होगा कि 50% फ्रेंच और 50% डच स्पीकर होंगे। ऐसा क्यों किया इन्होंने? तो उसी की वजह से सब कुछ हुआ था। अब देखिए ब्रुसेल्स में क्या है कि पूरे के पूरे कंट्री के लेवल पे डच स्पीकर ज़्यादा हैं, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट किया है कि फ्रेंच के साथ में हम 50% पावर शेयरिंग करने को तैयार हैं। तो ब्रुसेल्स में जो मेजॉरिटी है फ्रेंच की, वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी वो सिर्फ फ्रेंच की नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे भी पॉलिसी मेकिंग में जो पावर है वो दोनों कम्युनिटी के बीच में इक्वली क्या होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। क्योंकि जब डच ने एक्सेप्ट किया है तो फ्रेंच को भी क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये इन्होंने 3 मेजर चेंज किए और एक चौथा चेंज भी किया इन्होंने। वो कौन सा चेंज किया, तो बोला इन्होंने कि हम क्या करेंगे कि हम अपने यहाँ एक कम्युनिटी गवर्नमेंट को लाएंगे। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ब्रुसेल्स की जो सेपरेट गवर्नमेंट है वो इन तीनों के अलावा एक कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। और कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो बेल्जियम में हर कम्युनिटी की होगी। मतलब कि कम्युनिटी के बेस पे एक गवर्नमेंट होगी। यानी कि डच स्पीकर की अपनी एक डच कम्युनिटी जो है, डच स्पीकर की जो कम्युनिटी है उनकी एक अपनी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। फ्रेंच कम्युनिटी जो है उसकी अपनी एक अलग कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। और जो जर्मन है, जो वहाँ पे 1% लोग हैं, वो लोग की भी, उन लोग की भी क्या होगी, एक अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट होगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सभी लोग अपनी कम्युनिटी के प्रॉब्लम को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे और उनको डेवलप करेंगे। और जब इनमें कोई कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाएगा, कोई टेंशन अराइज हो जाएगा, तो ये जो गवर्नमेंट हैं अलग अलग कम्युनिटी की, ये आपस में मिल करके उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, कंक्लूड करेंगे।
इसमें सिंपल सा बस इतना समझिए कि श्रीलंका ने पावर शेयर नहीं किया, इसलिए वहाँ पे सिविल वॉर हुआ, और पावर शेयरिंग को एडॉप्ट किया बेल्जियम की गवर्नमेंट ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके, जिसकी वजह से यहाँ पे जो टेंशन अराइज हुआ था 1960s 1970s के टाइम पे, वो टेंशन क्या हो गया, बहुत ही ज़्यादा हद तक क्या हो गया, समाप्त हो गया। आई थिंक मैं आप लोगों को इतना समझा पा रहा हूँ। तो पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, ये 2 एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग की बुक में बताया गया है। बेल्जियम से ये क्वेश्चन आता है कि बेल्जियम ने किस तरीके से अपने यहाँ के टेंशन को क्या किया, ख़त्म किया। बस ये 4 याद रखने हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को 50-50 में डिवाइड किया, स्टेट को क्या किया कि सबऑर्डिनेट करने से मना कर दिया, कि मतलब स्टेट गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट नहीं रहेगा किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिसकी वजह से ये लोग अपने अपने लैंग्वेज का प्रमोट कर पाएंगे। ब्रुसेल्स में जो प्रॉब्लम थी उसमें भी बोला कि ब्रुसेल्स की जो गवर्नमेंट होगी यहाँ पे भी फ्रेंच और डच में 50-50% होगा, और कम्युनिटी गवर्नमेंट अडॉप्ट कर दिया कि कम्युनिटी की कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसको कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या करेगी, कंक्लूड करेगी। कल्चर से प्रॉब्लम है, रिलीजन से प्रॉब्लम है, रीजनल से प्रॉब्लम है, जो भी प्रॉब्लम है उसको कंक्लूड कौन करेगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट करेगी। आई थिंक मैं आप लोगों को इतना समझा पा रहा हूँ। पूरे चैप्टर का एसेंस इतना ही है, लेकिन इसके बाद भी आप लोगों को बताया गया है अलग से कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, आप लोगों को ये एग्जाम्पल से ही समझ में आ गया होगा, और आप इतने से ही अगर आंसर बना करके लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन डायरेक्टली आता है वहाँ से कि वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल, और उसमें 2 मेन रीजन बताए गए हैं, एक है प्रूडेंशियल रीजन, एक है मोरल रीजन। और क्वेश्चन वहाँ से डायरेक्ट आता है, कभी कभी आता है कि व्हाट इज़ प्रूडेंशियल रीजन एंड व्हाट इज़ मोरल रीजन फॉर द पावर शेयरिंग। तो क्या करते हैं कि डायरेक्ट वो लोग बुक की कुछ लाइन्स को वहाँ पे कोट कर देते हैं और मार्क्स ला देते हैं, लेकिन हम लोग उसको समझेंगे डिटेल में। तो देखते हैं हम लोग वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। इसको भी इरेज कर दे रहे हैं। चलिए देखिए, वाई पावर शेयरिंग इज डिज़ायरेबल। चलिए, तो हम लोग पहला रीजन को डिस्कस करते हैं कि प्रूडेंशियल रीजन क्या है। प्रूडेंशियल रीजन क्या है? प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है ना कि इस पावर शेयरिंग जो ये जो पावर शेयरिंग है ज़रूरी क्यों है, इसका तर्क क्या है, इसका एक ऐसा रीजन बताओ जो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल रीजन क्या है इसका, मतलब कि एक ऐसा रीजन जो है बिल्कुल, अगर बोले हम लोग कि रेशनल थॉट में हम लोग इसको ले सकते हैं। जैसे हमने पूछा कि आप स्कूल क्यों आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन इसका अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जाके देखेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हम कहीं ना कहीं हम क्या करते हैं कि हम अपने फ्यूचर को डेवलप करने के लिए हम स्कूल में आते हैं, और फ्यूचर को डेवलप करने के लिए एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, स्कूल में आते हैं। तो वो हो जाएगा मोरल रीजन। लेकिन हम लोग इजी लैंग्वेज समझते हैं कि प्रूडेंशियल रीजन आपकी बुक में क्या दिया गया है पावर शेयरिंग को लेकर के। तो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब है कि कोई नॉर्मल रीजन बता दो भाई, इसका मेन तर्क क्या है, मेन रीजन क्या है उस कोर में। और जब थोड़ा सा डिटेल में जाके देखते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग कि डेप्थ में जाके देखते हैं जब, तो उसको बोलते हैं मोरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, तो सिंपल सा है, आप लोगों को पता होगा कि श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया। और श्रीलंका में सिविल वॉर हो गया क्यों हुआ, क्योंकि वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट छिड़ गया किसके किसके बीच में, तो सिन्हाला लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों में, और साथ में उन किसके बीच में, तो तमिल लैंग्वेज को बोलने वाले लोगों के बीच में। यानी कि सिन्हाला लैंग्वेज स्पीकर्स जो हैं वो, और जो हमारे तमिल स्पीकर्स हैं उनके बीच में क्या होता है, वॉर छिड़ गया। लेकिन अगर ये वॉर को रोकना होता तो कैसे रोका जा सकता था, तो वहाँ पे पावर शेयरिंग कर दी जाती दोनों कम्युनिटी के बीच में। तो सिंपल में हम लोग कह सकते हैं कि पावर शेयरिंग क्या करता है, तो पावर शेयरिंग यानी कि इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स among society।
यानी कि ये क्या करता है, तो सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट्स होने वाले हैं उन कॉन्फ्लिक्ट्स को क्या करता है, रोकने में हेल्प करता है या फिर कम करने में हेल्प करता है। इस तरीके से इन्होंने बेल्जियम में किया था। दूसरा अगर हम देखें, अब ये मेन रीज़न है, अब इसी के दो सब पॉइंट्स हैं। अब जैसे मान लीजिए कि किसी भी सोसाइटी में जब कॉन्फ्लिक्ट अराइज होता है तो एक टाइम बाद वो वॉर में कन्वर्ट हो जाता है, जैसे श्रीलंका में हुआ। और श्रीलंका में वॉर में जब कन्वर्ट हो गया तो वहाँ पे वायलेंस बढ़ेगा कि घटेगा, तो ये क्या करता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स को ही कम नहीं करता है, ये किसको कम करता है, तो इट ऑल्सो, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि इट रिड्यूसेस वायलेंस ऑल्सो। यानी कि ये क्या करता है कि ये वायलेंस को भी क्या करता है, रिड्यूस करता है। यानी कि जो लोग जो हैं अब वो लोग क्या हो जाएंगे, हिंसक बन जाएंगे, तो लोग सड़कों पे आकर के एक दूसरे को मारना पीटना ना शुरू कर दें, वॉर ना हो जाए, उसको भी क्या करता है, ये कम करता है। और तीसरा जो है, एक इम्पॉर्टेंट टर्म में हम इसको भी बोल सकते हैं कुछ हद तक, कि जैसे मान लीजिए ना कि किसी भी कंट्री में वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं ढेर सारी हैं, और उन कम्युनिटीज़ में जो है वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और किसी एक के पास मेजॉरिटी नहीं है। तो जब किसी एक के पास मेजॉरिटी नहीं रहेगी तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट बनेगी वो भी हमेशा मेजॉरिटी में नहीं रहेगी। कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये क्या करती है, तो इट स्ट्रेंथेंस द स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि ये गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बनाए रखती है। स्ट्रेंथेंस मतलब कि बनाए रखती है, ये गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बनाए रखती है। किस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि बेल्जियम में जो गवर्नमेंट है, डच है वहाँ पे मेजॉरिटी में, लेकिन अगर हम देखें तो क्या डच कम्युनिटी के जो लोग हैं वो सभी लोग डच जो हैं डच कम्युनिटी के गवर्नमेंट को ही वोट कर रहे होंगे? नहीं। तो चांसेस जो हैं वहाँ पे मेजॉरिटी नहीं मिलने का भी हो सकता है। और जब चांसेस वहाँ पे मेजॉरिटी मिलने का नहीं होगा तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो क्या होगी, कभी डच की बनेगी तो कभी फ्रेंच की बनेगी। मतलब कि पावर शेयर करने से क्या होता है कि सारी की सारी कम्युनिटीज़ अपने आप को क्या करती हैं कि इक्वल जो है, इक्वली फील करती हैं। और जब इक्वली जब रियलाइज़ करेंगी, वो अपने आप को इक्वल रियलाइज़ करेंगी, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा। और जब कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होगा, वायलेंस नहीं होगा, तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट से सभी लोग क्या होंगे, खुश रहेंगे। और गवर्नमेंट जब खुश रहेंगे तो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी बनी रहेगी। मतलब कि गवर्नमेंट अपना जो टेन्योर है, जो उसका टाइम पीरियड है, वो क्या करेगी, उसको कंप्लीट करेगी। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि इंडिया में एक टाइम पे एक ऐसा पीरियड था जिसको बोलते हैं कॉलोनियल पीरियड, सॉरी कोलिशन पीरियड। मतलब कि कोलिशन पीरियड का मतलब है कि उस टाइम पे क्या था कि जब कोई भी गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में बनती थी, जब सेंटर में जब बनती थी, तो उस टाइम पे किसी भी गवर्नमेंट के पास मेजॉरिटी नहीं होती थी, तो सब कुछ पार्टीज आपस में मिल करके क्या करती थी कि कोलिशन गवर्नमेंट बनाती थी, गठबंधन सरकार बनाती थी। जिसकी वजह से जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, जिस पार्टी की गवर्नमेंट रूल कर रही है या फिर कोलिशन गवर्नमेंट जो रूल कर रही है, वो लंबे समय तक यानी कि अपना टेन्योर जो है वो कंप्लीट नहीं कर पाती थी। 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं कर पा रही थी, उसके पहले ही वो क्या होती थी, चली जाती थी। जैसे वाजपेयी जी की जो सरकार थी वो चली जाती थी हमेशा अपना टेन्योर पूरा करने से पहले ही। तो अब जैसे मान लीजिए कि आज के टाइम पे मोदी जी को देख लीजिए, मोदी जी ने पहले भी मेजॉरिटी पाया, और मेजॉरिटी पाने की वजह से उनकी जो स्टेबिलिटी है, यानी गवर्नमेंट की जो स्टेबिलिटी है, पिछले साल भी उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया और इस साल भी इन्होंने अपना टेन्योर क्या किया कि पूरा करने वाले ही हैं, और हो सके तो अगले साल भी पूरा ही करेंगे। तो स्टेबिलिटी जो है बनी रहती है जब वहाँ पे वायलेंस नहीं होता है, जब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होता है। और कम्युनिटीज़ जो हैं जब अपने क्या करते हैं कि सारी कम्युनिटीज़ जो हैं जब वो रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को गवर्नमेंट में, तो गवर्नमेंट में एक बैलेंस बना रहता है, जिसकी वजह से जो भी गवर्नमेंट है वो अपनी स्टेबिलिटी को क्या करती है, बनाए रखती है। तो एक तो प्रूडेंशियल रीज़न ये हो गया कि क्या करता है ये पावर शेयरिंग, तो ये हेल्प करता है कम करने में किसको, तो कॉन्फ्लिक्ट को। दूसरा वायलेंस को भी कम करता है, और जब
कंट्रीज जो है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से चलती रहेगी तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट रहेगी वो क्या रहेगा, बैलेंस बना रहेगा, स्टेबिलिटी बनी रहेगी। क्लास 9th में इसका बहुत अच्छे से डिस्कस हुआ है कि गवर्नमेंट जब बार बार बदलती है तो डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और डेवलपमेंट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है गवर्नमेंट का स्टेबल होना। आई होप मैं आप लोग को ये समझा पा रहा हूँ। थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूँ लेकिन कोशिश करेंगे समझने की, समझ में आ जाएगा, ईजी नहीं रखते हैं। अगला देखते हैं मोरल रीज़न। मोरल रीज़न, देखिए मोरल रीज़न का मतलब है, थोड़ा सा डेप्थ में जाके देखना। देखिए इसको समझने के लिए ना हम लोग को थोड़ा सा डिटेल में जाना पड़ेगा, यहाँ से हम लोग को कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी है, बहुत ही डेप्थ में। देखिए मैकेवली करके एक पॉलिटिकल थिंकर थे जिन्होंने 1615 के आसपास में एक बुक लिखी द प्रिंस। उसमें उन्होंने स्टेट को क्या किया था, डिफाइन किया था कि स्टेट क्या होता है। देखिए कोई भी कंट्री को हम लोग स्टेट कह सकते हैं, किसी भी कंट्री को हम लोग स्टेट कह सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इंडिया जो है वो कंट्री है वो स्टेट नहीं है। हम लोग बोलते हैं कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर स्टेट, कंट्री नहीं बोलते हैं, स्टेट ही बोलते हैं। तो कंट्री इज़ इक्वल टू स्टेट। तो उन्होंने बताया मैकेवली ने कि जो स्टेट है, स्टेट के 4 एलिमेंट होते हैं, और इन्हीं 4 एलिमेंट से कोई भी स्टेट क्या होता है, बनता है। यानी हम लोग किसी भी कंट्री में देखेंगे तो ये 4 चीज़ें वहाँ पे देखने को हम लोग को मिलेंगी। पहली चीज़, किसी भी स्टेट के लिए चाहिए टेरिटरी। फिर सेकंड चाहिए उस टेरिटरी में रहने वाले लोग, और थर्ड इन पीपल्स का एक क्या होना चाहिए, एक लीडर होना चाहिए, जो आज के टाइम पे हम लोग गवर्नमेंट भी कहते हैं। और फोर्थ जो है, इसका जो लीडर है और प्लस ये जो कंट्री है, यानी यहाँ पे जो गवर्नमेंट है, बेसिकली गवर्नमेंट जो है अपने कंट्री के इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर एक्सटर्नल मैटर्स जो भी हैं, इन सब के मामले में जो भी डिसीजन लेना है उसमें वो क्या कर सके, बिल्कुल फ्री रहे। सिंपल में कहें तो व्हेन अ कंट्री इज़ इंटायरली फ्री to take decisions in his internal and external affairs or matters is known as a sovereign country or a sovereign government। मतलब कि जब कोई भी गवर्नमेंट या फिर जब कोई भी कंट्री अपने इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स के मामले में डिसीजन लेने को फ्री है, उसको बोलते हैं सोवेरन। तो चौथी चीज़ है सोवेरेंटी। सोवेरेंटी का मतलब है ना कि जब कोई भी कंट्री बिल्कुल फ्री है डिसीजन लेने के लिए अपने इंटरनल और एक्सटर्नल, तो उसी को बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को सोवेरेंटी, और उस कंट्री को बोलते हैं सोवेरन। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके समझाने के पीछे एक रीज़न है ताकि हम लोग थोड़ा सा डेमोक्रेसी को समझ सकें। तो देखिए आप लोगों ने मोनार्ची समझा होगा कि मोनार्ची में क्या होता है कि एक टेरिटरी है, उस टेरिटरी में ढेर सारे लोग हैं, और इनका एक लीडर होगा जिसको बोला जाएगा किंग। मोनार्ची में सारा का सारा डिसीजन लेने का पावर जो था वो एक व्यक्ति के पास था, पावर शेयरिंग कुछ नहीं था, और हेरिडेटरी के बेसिस पे ही ये राजा बनते चले जाते थे, राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा। एक टाइम बाद लोगों को रियलाइज़ हुआ कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी होना चाहिए, और इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट किया, और उसके बाद में अलग अलग कंट्रीज़ में वहाँ पे डेमोक्रेसी आना शुरू हो गया। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में आपने सुना होगा। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि मोनार्ची में किंग होते हैं और डेमोक्रेसी में यहाँ पे क्या होते हैं, लीडर्स। कैसे? तो जब क्या होता है कि जब ये लोग रिवॉल्ट करके अपने कंट्री में डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल लाते हैं, तो उस टाइम पे कहते हैं हम लोग कि डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि इन्होंने क्या किया कि राजा का सारा पावर क्या कर दिया, खुद छीन लिया, यानी कि लोगों के पास सारा का सारा पावर चला आया। और डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है कि डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम इन विच ऑल द पावर्स आर वेस्टेड विद द पीपल, यानी कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारा का सारा पावर किसके पास हो, लोगों के पास हो, उसी को बोलते हैं डेमोक्रेसी।
तो इनके पास चला आया और इन्होंने बोला कि हम गवर्न करेंगे देश को। कैसे गवर्न करेंगे? तो हम क्या करेंगे कि अपने में से एक लीडर को चुन लेंगे और उसको कुछ पावर दे देंगे और क्या बोलेंगे कि भाई तुम हमारे देश को क्या करो, चलाओ, और हम तुमसे समय समय पे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, किस तरीके से हमारा देश चला रहे हो, तुमको क्या करना होगा, हमको आंसर देना होगा, ताकि हम लोग को पता चले कि हमने तुमको जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुम इसको ठीक तरीके से निभा रहे हो कि नहीं निभा रहे हो। इस तरीके से डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल था। तो डेमोक्रेसी में सारा का सारा पावर किसके पास है? लोगों के पास है। और अगर हम पूछें क्या इनमें से कुछ ही लोग इम्पोर्टेंट हैं या सारे के सारे लोग इम्पोर्टेंट हैं, तो सारे के सारे लोग इम्पोर्टेंट हैं, इक्वली या थोड़ा थोड़ा इक्वली इम्पोर्टेंट है। जब सभी लोग इक्वली इम्पोर्टेंट हैं और सभी लोग की जो वैल्यू है वो बराबर है, तो सभी लोगों का इंटरेस्ट इम्पोर्टेंट है कि नहीं है? इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सभी लोगों को हम लोग देखेंगे तो इनमें से कुछ लोग जो हैं, कुछ लोग क्या सभी लोग जो हैं अपनी अपनी कम्युनिटी में रहते हैं। सबकी अपनी अपनी एक कम्युनिटी होती है, वो किसी भी लेवल पे हो सकती है, रिलीजन के बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे, कास्ट के बेस पे, क्षेत्र के बेस पे, रीजनल बेस पे, बहुत सारे फैक्ट्स हैं। तो इनमें से कुछ या कुछ को अगर हम देखेंगे तो कुछ जो हैं सोशली और इकोनॉमिकली वीक होंगी। मतलब कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं इनमें से, यानी कि जो लोगों का जो ग्रुप है, हमने पढ़ा था ना इथनिक ग्रुप, वही कुछ ऐसे ग्रुप जो हैं, कुछ ऐसी कम्युनिटीज़ जो हैं वो क्या होंगी? सोशली वीक होंगी। तो कुछ कम्युनिटीज़ इकोनॉमिकली वीक होंगी। कुछ कम्युनिटीज़ जो हैं वो सोशली स्ट्रांग होंगी, तो कुछ कम्युनिटीज़ इकोनॉमिकली स्ट्रांग होंगी। सोशली स्ट्रांग का मतलब है कि समाज के लेवल पे उनका जो लेवल है वो क्या है? हाई है। जैसे एलीट क्लास हम बोल देते हैं। पहले के टाइम पे हम अगर हम देख सकते हैं, पहले के टाइम पे अगर हम देखेंगे 1950 से पहले इंडिया में, तो इंडिया में चलता था उच्च वर्ग निम्न वर्ग। उच्च वर्ग में ब्राह्मण क्षत्रिय आते थे, निम्न वर्ग में अगर हम देखें तो SC ST चले जाते थे, इवन OBC भी चले जाते थे। तो इस तरीके से सिस्टम चलता था। तो सोशली वो लोग क्या थे? कमज़ोर थे, उनको गांव से अलग रखा जाता था। अनटचेबिलिटी जो है, अनटचेबिलिटी फॉलो किया जाता था, छुआछूत जो है उसको फॉलो किया जाता था। ये लोग सोशली क्या थे? डिस्क्रिमिनेटेड किए जा रहे थे, यानी सोशली डिस्क्रिमिनेशन होता था इनके साथ में। यानी कह सकते हैं कि जो निम्न वर्ग के लोग थे ये लोग सोशली वीक थे, और एलीट क्लास में जो ब्राह्मण क्षत्रिय थे या फिर जो उच्च वर्ग में जो लोग कम्युनिटीज़ आती थी, जो जाति आती थी, कास्ट आते थे, वो लोग क्या थे? तो सोशली स्ट्रांग थे। इकोनॉमिकली मतलब कि जो लोग रिच हैं वो लोग इकोनॉमिकली स्ट्रांग हैं, जो लोग पुअर हैं वो लोग किस में चले जाएंगे? इकोनॉमिकली वीक हैं, वो चले जाएंगे। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि डेमोक्रेसी में जो लोग हैं इसमें सभी के सभी लोग जो हैं वो इक्वल नहीं हैं। ये लोग कहीं ना कहीं कम्युनिटी के लेवल पे अगर हम देखें सोशली और इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं वीक और स्ट्रांग है। तो सभी के इंटरेस्ट को आगे बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन इनमें से जो जिनकी मेजॉरिटी होगी वो लोग आगे जाएंगे, क्योंकि वोट बैंक तो वही हैं, यही होता है। लेकिन समझिए इसको कि सभी के इंटरेस्ट को अगर ले जाना है, सभी के इंटरेस्ट को डेवलप कराना है, तो कहीं ना कहीं क्या करना होगा कि गवर्नमेंट में क्या करना होगा कि इन सभी लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भेजना होगा, ताकि ये सभी लोगों को रियलाइज हो कि हम भी गवर्नमेंट का हिस्सा हैं, हम भी देश का हिस्सा हैं और हमारे साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है वो क्या होगा? प्रमोट होगा। और डेमोक्रेसी का जब प्रिंसिपल प्रमोट होगा तो क्या होगा कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी कम होंगे, वायलेंस भी कम होगा, और साथ साथ में वहाँ पे अगर हम देखें तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल बनी रहेगी। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार कि देखिए डेमोक्रेसी का मतलब है कि डेमोक्रेसी में लोगों के पास सारा का सारा पावर रहेगा, और ये लोग का जो गवर्नमेंट होता है, जिनको जो लीडर होता है, जो गवर्नमेंट जिसको बोला गया है, वो कंट्री को गवर्न करता है। लेकिन वो किसी जो गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्रीज हैं या फिर जहाँ से लॉ बन रहा है, पार्लियामेंट से जो लॉ बन रहा है, वहाँ पे सभी कम्युनिटीज़ के मेंबर्स होने चाहिए, पावर शेयर होना चाहिए, ताकि डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल क्या हो? बढ़े। और जब डेमोक्रेसी का प्रिंसिपल जब आगे बढ़ेगा, डेवलप करेगा, लोगों को पता लगेगा कि हम भी क्या हैं, हम भी इम्पोर्टेंस रखे जा रहे हैं देश में, हमारे साथ भी इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। इसीलिए मोरल रीज़न में आप लोग की बुक में एक लाइन लिखी गई है जिसको बोलते हैं पावर शेयरिंग is the very spirit of
डेमोक्रेसी। आप लोग को यही समझ में आ गया होगा कि डेमोक्रेसी को क्या करना है, कि डेमोक्रेसी को प्रमोट किया जाएगा तभी क्या होगा कि लोगों में ये इक्वल ट्रीटमेंट की जो फीलिंग है या फिर जो रियलाइजेशन है वो अराइज होगी, और तब जा कर के वहाँ पे लोग जो हैं अपने आप को देश का हिस्सा समझ पाएंगे, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएगा। इसमें बोला गया पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, यानी कि जो पावर शेयरिंग है ये डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इवन अगर डेमोक्रेसी के स्पिरिट को क्या करता है, ये और भी डेवलप कराता है। जैसे हमने उस एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, और अलग अलग कम्युनिटीज़ से लोग जब गवर्नमेंट का हिस्सा बनते हैं, उनके साथ जब पावर शेयर किया जाता है, तो क्या होगा कि वो लोग भी अपने आप को कंट्री का हिस्सा मानेंगे, जिस तरीके से वहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सिविल वॉर नहीं होगा। जैसे श्रीलंका में हुआ, वो लोगों को क्या लगा कि हम देश में क्या हैं, अकेले हैं। आई थिंक बहुत ज़्यादा डेप्थ हो गया है, इजी में ही समझिए, बस ये लाइन को बस याद रखना है। इस लाइन को एज इट इज़ अगर आप चिपका देंगे तब भी ठीक है, और नहीं तो आप ऐसे बता सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। इट मीन्स दैट ऑल द पावर्स आर वेस्टेड विद द पीपल ऑफ दैट कंट्री। सारा का सारा जो पावर है वो किसके हाथों में होता है, तो वो होता है लोगों के हाथों में। इट मीन्स दैट ऑल द कम्युनिटीज़ ऑफ द पीपल शुड बी प्रोमोटेड, देयर इंटरेस्ट शुड बी इन्हेंस्ड। उनके इंटरेस्ट को क्या करना चाहिए, इन्हेंस्ड करना चाहिए, जिसकी वजह से यानी कि बाय विच द सोशल कॉन्फ्लिक्ट विच कैन बी अराइजन दैट कैन बी नेग्लेक्टेड और अवॉइडेड बाय द पावर शेयरिंग। इस तरीके से अगर आप मोरल रीजन को डिफाइन करना चाहें तो आप इजी लैंग्वेज में कर सकते हैं। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। पहला है प्रूडेंशियल, जो नॉर्मल सा है, सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम करता है। दूसरा डेमोक्रेसी को बढ़ाता है। डेमोक्रेसी को क्यों बढ़ाता है, तो बस वही है कि डेमोक्रेसी में पीपल्स हैं और पीपल्स में अलग अलग कम्युनिटीज़ हैं, और अलग अलग कम्युनिटीज़ में जब पावर शेयर होगा तो सबका इंटरेस्ट डेवलप होगा, और जब सबका इंटरेस्ट डेवलप होगा तो उससे क्या होगा कि लोगों में जो है वो इनइक्वालिटी नहीं बढ़ेगी, इक्वालिटी बढ़ेगी। और जब इक्वालिटी बढ़ेगी तो लोग अपने आप को क्या करेंगे कि उस देश का हिस्सा बनाएंगे, और देश का हिस्सा जब समझेंगे तो वहाँ पे सोशल कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। तो ये भी उसी का हिस्सा है, लेकिन कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को क्या कर रहा है, ये प्रमोट कर रहा है। ठीक है, अब इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक है कि आज के मॉडर्न डेमोक्रेसी में किस तरीके से पावर शेयरिंग को अडॉप्ट करती हैं आज की मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़। तो बस उसको देखते हैं, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं। देखिए, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में पावर शेयरिंग के डिफरेंट फॉर्म्स हैं, यानी कि फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। चलिए, पहला हम लोग को देखने को मिलता है अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। हम लोग को पता है कि गवर्नमेंट जो है उसको 3 ऑर्गन में डिवाइड करने का जो थ्योरी है, इसको मॉन्टेस्क्यू ने दिया था अपनी बुक द स्पिरिट ऑफ लॉज में। इसमें बताया गया कि गवर्नमेंट को क्या किया जाएगा। पहले क्या था मोनार्ची में कि गवर्नमेंट के सारे काम जो हैं वो राजा अकेले खुद करते थे, मतलब उसको उन कामों को करने के लिए उन्होंने कुछ लोग अपॉइंट किया था, लेकिन सारा का सारा काम जो है वो उन्हीं के नाम पे होता था, राजा के नाम पे होता था। तो क्या किया गया कि गवर्नमेंट को उनकी बुक में द स्पिरिट ऑफ लॉज में उन्होंने बताया, मॉन्टेस्क्यू ने बोला कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि हम लोगों को डिवाइड कर देना चाहिए हॉरिजॉन्टली 3 ऑर्गन्स में, यानी कि द गवर्नमेंट शुड बी हॉरिजॉन्टली डिवाइडेड अमॉन्ग 3 ऑर्गन्स। पहला कौन सा, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी।
वो बंद, सॉरी वो थोड़ा सा इशू आ गया था। चलिए देखते हैं। देखिए गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया गया 3 ऑर्गन्स में, इसको बोला गया एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। सबसे पहले हम इन तीनों का फंक्शन समझते हैं। फंक्शन क्या है, तो देखिए किसी भी कंट्री के लिए लॉ बनाने का जो काम होता है वो होता है लेजिस्लेचर का। तो लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ बनाना, ये एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, तो लेजिस्लेचर द्वारा बनाए गए लॉ को पूरे के पूरे कंट्री में इम्पोज करना, इम्प्लीमेंट करना, ये किसका फंक्शन है, तो एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव जो है ये एक लॉ इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है। एग्जीक्यूटिव ठीक तरीके से लोगों में ये या फिर पूरे देश में इस लॉ को इम्पोज कर रही है या नहीं कर रही है, या फिर ये जो लॉ है ये ठीक है कि नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ये चेक करने का काम किसका है, जुडिशरी का है। तो जुडिशरी जो है एक सेंस में लॉ चेकिंग बॉडी है या फिर इंटरप्रेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इनका काम होता है। तो इसको हमने ऑलरेडी, आप लोगों ने इसको क्लास 9th में देख ही लिया होगा। चलिए देखते हैं आगे। तो गवर्नमेंट को 3 ऑर्गन में जब डिवाइड किया गया और इन तीनों के पास जो है सेपरेट पावर है, इन तीनों का फंक्शन क्या है, अलग अलग है, लेकिन ये तीनों एक दूसरे के फंक्शन को चेक करते हैं। तीनों का फंक्शन अलग अलग है और तीनों में से कोई सुप्रीम नहीं है, तीनों ही अपने आप में सुप्रीम है। और ये तीनों को चेक कौन करता है, तीनों एक दूसरे को चेक करते हैं, यानी कि ये इनको चेक करेंगे, ये इनको और ये इन दोनों लोगों को, जिससे क्या होगा कि एक बैलेंस बना रहता है। और इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं चेक एंड बैलेंस सिस्टम। सिंपल में कहें चेक एंड बैलेंस सिस्टम क्या है, ये कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। तो सिंपल में कहें तो देखिए कि एक ऐसा सिस्टम जिसमें गवर्नमेंट को क्या किया जाएगा कि हॉरिजॉन्टली डिवाइड कर दिया जाएगा 3 ऑर्गन्स में, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तीनों बॉडी के पास इक्वल पावर होगा और सेपरेट पावर होगा, इनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होगा एक दूसरे से। इन तीनों लोग के पास जो पावर है वो अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करना है। और तीनों एक दूसरे के फंक्शन को क्या करते हैं, चेक करते हैं। इसीलिए हम इस सिस्टम को चेक एंड बैलेंस सिस्टम कहते हैं। अब देखते हैं दूसरा। एट डिफरेंट लेवल्स, इसमें क्या है ना कि गवर्नमेंट के पावर को क्या किया गया है कि हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली डिवाइड किया गया है। वर्टिकली कैसे, तो देखिए ऐसे समझ सकते हैं हम लोग कि किसी कंट्री में जो गवर्नमेंट पूरे के पूरे कंट्री के लिए होती है उसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट। पूरे के पूरे कंट्री को जब किसी स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया, जैसे इंडिया को 28 स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है, तो हर एक स्टेट में वहाँ की एक गवर्नमेंट है। तो जब किसी पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट की बात की जाती है तो उसको बोलते हैं हम लोग स्टेट गवर्नमेंट। और किसी किसी कंट्रीज़ में 3rd टायर की भी गवर्नमेंट होती है जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। इंडिया में 3rd टायर की गवर्नमेंट पाई जाती है जिसको बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, पहले क्या है कि पहले गवर्नमेंट को हॉरिजॉन्टली डिवाइड किया गया है कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होंगे सेंट्रल लेवल पे, गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होंगे, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इन तीनों का फंक्शन अलग अलग होगा और तीनों एक दूसरे को चेक करेंगे जिससे बैलेंस बना रहेगा, और चेक करेंगे तो इसको बोलेंगे चेक एंड बैलेंस का सिस्टम। डिफरेंट लेवल पे होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट पे जो पूरे के पूरे देश के लिए होगी, और देश को कई स्टेट्स में डिवाइड कर दिया गया है तो हर एक स्टेट में जो गवर्नमेंट होगी उसको बोलेंगे स्टेट गवर्नमेंट। देखिए गवर्नमेंट सेंट्रल लेवल पे भी है और स्टेट लेवल पे भी है, और लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सेंट्रल लेवल पे भी आएगा और स्टेट लेवल पे भी आएगा। ये हम आपको बता दे रहे हैं, सेंट्रल लेवल पे भी ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्ट करते हैं और स्टेट लेवल पे भी। इसलिए हमको सेंट्रल गवर्नमेंट में भी लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी देखने को मिलता है और स्टेट गवर्नमेंट में भी। लोकल गवर्नमेंट में हमको देखने को उतना नहीं मिलता है, उस लेवल पे देखने को नहीं मिलता है। और ऐसे अगर देखें तो मैक्सिमम कंट्रीज़ में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ही होती है। किसी किसी कंट्रीज़ में क्या है
कि सेंट्रल गवर्नमेंट को जो पूरे के पूरे देश के लिए होती है उसको वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट भी कह दिया जाता है, फेडरल गवर्नमेंट भी कह दिया जाता है। किसी किसी स्टेट में किसी किसी कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट को प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, फेडरल गवर्नमेंट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक ही है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक ही है, लोकल गवर्नमेंट को लोकल गवर्नमेंट ही कहा जाता है। तो हमने दो फॉर्म देखा, दो फॉर्म है पावर शेयरिंग का जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में हम लोगों को देखने को मिलता है, एक अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट और एट डिफरेंट लेवल्स। अब हम लोग देखते हैं थर्ड और फोर्थ, यानी कि थर्ड और फोर्थ फॉर्म कौन सा है पावर शेयरिंग का। तो चलिए, यही दो मेन है। देखिए थर्ड और फोर्थ जो है उसको हम लोग समझते हैं। थर्ड में बोला गया है कि अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप्स का मतलब है कि वही कम्युनिटीज़। इसका सबसे बढ़िया है एग्जाम्पल बेल्जियम वाला। इसे मान लीजिए कि रिलीजन के मामले में हम लोग को कम्युनिटीज़ देखने को मिलती है, कास्ट के मामले में देखने को मिलती है, हम लोग को रीजनल के मामले में देखने को मिलती है, रीजन यानी क्षेत्र के मामले में, लैंग्वेज के मामले में देखने को मिलती है कम्युनिटीज़ अलग अलग। इनके बीच में पावर क्या कर देना, शेयर कर देना। यानी कि ऐसा हम लोग को पूरे के पूरे इंडिया में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन हम लोग समझेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज़ में देखने को ऐसा मिलता है। क्या कर देना चाहिए बता रहा है इसमें कि अगर किसी कंट्री में रिलीजन्स ढेर सारे हैं तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट हो उस गवर्नमेंट में जो मिनिस्ट्री है उसमें क्या कर दिया जाए कि रिलीजन के बेस पे सीटें क्या कर दी जाए, डिवाइड कर दी जाए। जैसे कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया बेल्जियम में और साथ साथ में वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट में लैंग्वेज के बेस पे, उसी तरीके से कास्ट के बेस पे, उसी तरीके से रीजन के बेस पे, उसी तरीके से लैंग्वेज के बेस पे, इस तरीके से इसमें बताया गया है। इंडिया में अगर हम लोग देखें तो इंडिया में हम लोग को कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, पिछले आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा भी होगा क्लास 9th में, कि बहुत सारी जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं वो क्या कर दी जाती हैं कि डिप्रेस्ड कास्ट के लिए वो क्या कर दी जाती हैं, रिज़र्व कर दी जाती हैं, जिसमें SC ST के लिए सीटें क्या कर दी गई, रिज़र्व कर दी गई। बहुत सारी सीटें क्या कर दी गई, रिज़र्व कर दी गई। किसके लिए, SC ST के लिए, ताकि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब भी इलेक्शन होगा तो वहाँ से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का जो राइट्स होगा वो सिर्फ किसके पास होगा, तो वो बस मात्र वहाँ के SC ST के पास ही होगा। और अगर वहाँ से SC ST कम्युनिटी को ही अगर मौका मिलेगा, वहाँ के अगर MLA MP वो लोग बनेंगे तो वो कहीं ना कहीं अपनी कम्युनिटी को क्या करेंगे, वो डेवलप करेंगे। तो ये हो गया हमारा अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लेवल पे। चौथा है अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज़, प्रेशर ग्रुप्स, एंड मूवमेंट्स। मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ में ये भी हमको देखने को मिलता है कि पावर शेयर हो, यानी कि पावर दे दिया जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को पावर मिल जाए, प्रेशर ग्रुप्स को पावर मिल जाए और मूवमेंट्स को पावर मिल जाए। मतलब कि अगर किसी कम्युनिटी का इंटरेस्ट जो है वो ख़तरे में है तो वो अपनी बात को लीगली कहे, गवर्नमेंट अगर नहीं सुन रही है तो फिर मूवमेंट करे, आंदोलन करे। प्रेशर ग्रुप्स बनाए गए बहुत सारे, जिनका काम होगा कि जो कम्युनिटीज़ डेवलप नहीं कर पा रही हैं, जिनका इंटरेस्ट खतरे में है, ये उनको क्या करें, उनके डेवलपमेंट की बात करें, उनके जो राइट्स हैं, जो भी उनका इंटरेस्ट है उसको क्या करें, ये सिक्योर करें। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये भी कहीं ना कहीं किसी न किसी कम्युनिटी को क्या करती हैं, रिप्रेजेंट करती हैं। हर पार्टी की अपनी एक अलग अलग आइडियोलॉजी होती है और ऐसा नहीं है कि इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सभी के सभी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करती हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी पार्टीज़ हैं जो कम्युनिटी बेस्ड नहीं हैं।
फिर अगर हम देखें तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इंडिया में, सबकी अपनी एक अलग अलग आइडियोलॉजी है। जब पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में मिल करके गवर्नमेंट बनाती हैं, जिसको बोलते हैं कोलिशन गवर्नमेंट, जैसे मान लीजिए कि इंडिया में हमने बात करी कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की जब सरकार थी और उन टाइम पे जितनी भी सरकारें बनी, उन सभी सरकारें जो हैं वो कोलिशन गवर्नमेंट के फॉर्मेशन से ही बनी, यानी कि गठबंधन सरकार थी, उसमें ढेर सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी। तो कोलिशन गवर्नमेंट से क्या होता है कि जब पॉलिटिकल पार्टीज़ की अलग अलग आइडियोलॉजी हैं और वो जब मिल के सरकार बनाती हैं तो वो अलग अलग आइडियोलॉजी जो हैं एक साथ चली गई, और एक साथ जब चली गई, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन किया, तो सभी की आइडियोलॉजी क्या कर रही हैं, रिप्रेजेंट कर रही हैं वो। अब वो गवर्नमेंट सभी की आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर कम्युनिटी बेस्ड पार्टीज़ हैं, वो क्या कर रही हैं कि वो जब आपस में मिल करके कोलिशन गवर्नमेंट बना रही हैं, तो उससे क्या होगा कि अलग अलग कम्युनिटीज़ जो आकर के गवर्नमेंट में चली आई हैं, यानी कि गवर्नमेंट का हिस्सा बन गई हैं, तो वो उन कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो इस तरीके से क्या होगा कि उन कम्युनिटीज़ का जो इंटरेस्ट है वो भी क्या किया जाएगा, डेवलप होगा। सिंपल में कहें तो मान लीजिए कि 2 या 3 पार्टीज़ जो हैं वो अलग अलग कम्युनिटीज़ को बिलोंग कर रही हैं और तीनों मिल करके क्या कर रही हैं, सरकार बना रही हैं, और तीनों मिल करके गवर्नमेंट का जब फॉर्मेशन करेंगी उसको बोल रहे हैं हम लोग कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। तो इससे क्या होगा कि जब वो डिसीजन लेंगी तो वो उन तीनों कम्युनिटी को देख करके लेंगे, और तीनों कम्युनिटीज़ जो हैं, जो एक टाइम पे सरकार का हिस्सा नहीं थी और उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन या जो भी कुछ हो रहा था, जिसकी वजह से वो जब गवर्नमेंट में आती हैं तो वो अपने सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए क्या करती हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज लाती हैं जिससे उनका डेवलपमेंट होता है। और जब ये अपना टेन्योर पूरा कर लेंगी, फिर दूसरी कम्युनिटी की सरकार बन गई, या फिर दूसरी आइडियोलॉजी की सरकार बन गई, दूसरी पार्टी के साथ सरकार बन गई। तो इससे क्या होगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ या फिर जब आपस में मिल करके सरकार बनाती हैं, अलग अलग सरकार बनाती हैं, लेकिन बारी बारी से बनाती हैं, तो इससे क्या होगा कि हर कम्युनिटी का डेवलपमेंट होगा, ऐसा इसमें बताया गया है। तो सिंपल में बोलें कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में हम लोग को पावर शेयरिंग कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो पहला, अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी का जिक्र कर देंगे। फिर एट डिफरेंट लेवल्स, सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल। सेंट्रल लेवल का काम है पूरे के पूरे कंट्री के लिए, स्टेट का काम है किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए। और फिर इसके अलावा भी हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, तो अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स एंड अमॉन्ग पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में भी देखने को मिलता है। इन 3 पॉइंट्स, इन तीसरे और चौथे को आपस में मिला करके बताएंगे तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कुछ कमियाँ रह गई हैं तो उसके लिए एडवांस में सॉरी। थैंक यू सो मच।